देखिए, बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है। अब चूंकि एक पूरा कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, तो पूरा याद भी रखना पड़ेगा आपको। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? हमने पढ़ा है, एक मिनट इसे तो खोलो। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में फिजन के सापेक्ष ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जैसा आपने बताया कि हम उस एनर्जी को, एक मिनट, स्टोर करना अभी हम फिलहाल नहीं सीख पाए हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हम एनर्जी कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हमने पढ़ा है कि जैसे यूरेनियम है, वो एक तो अपनी अपने आप अपने उसके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। ठीक है। और कुछ हम आर्टिफिशियली उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो जब उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ओपन स्पेस में तो काम चलेगा नहीं। तो हमने के लिए एक डिवाइस बनाई, उसका नाम दिया हमने न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पहले ये लिख लो थोड़ी सी कहानी, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। लिखा सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा वो लिखवाएंगे। इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस इन विच a nuclear chain reaction, a nuclear chain reaction या nuclear controlled chain reaction, nuclear controlled chain reaction is produced in a fissionable material, in a fissionable material, मतलब जो फिजन हो सके उसमें। ये कंट्रोल्ड क्यों कहा गया? देखिए, ज़्यादातर हम यूज जो करते हैं वो यूरेनियम का करते हैं और प्लूटोनियम का भी करते हैं। अब हम प्लूटोनियम का भी करते हैं। यूरेनियम 235 इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235। लेकिन हमारे पास मजबूरी ये है कि फिर प्योर यूरेनियम 235 तो नीचे से मिलेगा नहीं। आपको मालूम है, कोई भी मटेरियल अर्थ के नीचे से इसके रूप, ओर्स के रूप में मिलता है। जैसे जैसे एल्यूमिनियम निकालना है तो कहाँ से मिलेगा आपको? बॉक्साइट ओर होता है ना, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब हम नीचे से ओर निकालते हैं तो उसमें यूरेनियम 235 केवल 0.7% होता है। ये फिजनेबल है, यही हमारी ज़रूरत है, और यह 0.7%, बहुत कम है। ठीक है। अब वो बाद में कैसे उसका यूज़ करेंगे वो बात की बात है, फिलहाल हम यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब यूरेनियम ब्रेक होता है तो कई उसमें मेटल बनते हैं। मेन उसमें बेरियम और क्रिप्टन बनता है, और उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो जब एक यूरेनियम यहाँ से ब्रेक हुआ, एक एटम की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे कितने न्यूट्रॉन निकले? 3। और वो 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, आगे यूरेनियम के एटम्स बढ़ेंगे तो उनसे 3 निकलेंगे। इस प्रकार से आगे 3 निकलेंगे तो ये 3 की पावर n तरीके से मल्टीप्लाई में होते चले जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि इतने ज़्यादा जो है ब्रेक हो जाएंगे, न्यूट्रॉन निकल आएंगे कि उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करना चाहते हैं। कंट्रोल्ड रिएक्शन के तरीके क्या हैं? 2 तरीके हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिए। पहला तरीका ये है कि भाई यहाँ से कितने न्यूट्रॉन निकले? 3। तो हम क्या करें कि 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें, कहीं रोक दें, कहीं धीरे से 2 न्यूट्रॉन को रोक दें और 1 न्यूट्रॉन को जाने दें। 1 न्यूट्रॉन ने आगे जाकर के एक एटम को ब्रेक कर दिया यूरेनियम के, उससे 3 निकले, फिर 2 रोक दें। तो इस प्रकार से एक एक न्यूट्रॉन ब्रेक होगा तो कंट्रोल अपने आप हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि 3 न्यूट्रॉन निकले, हमने क्या किया, ये यूरेनियम के 100 एटम लिए और यहाँ पर हमने बम्बारमेंट कराया, यहाँ से न्यूट्रॉन निकाले। इसके आगे हमने क्या किया, 50 एटम रख दिए, इसके आगे 25 रख दिए, इसके आगे 10 रख दिए, 2 रख दिए, आगे एटम ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मान लिया 100 से 300 से 900 हो गए, लेकिन जब आगे एटम ही नहीं मिलेंगे तो अपने आप रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो 2 तरीके से कंट्रोल रिएक्शन करने का हमारे पास तरीका है। ठीक है। तो उसके लिए पार्ट्स क्या करें भाई, इसको आप एयर में तो कर नहीं सकते क्योंकि एयर में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये तो है नहीं 3 न्यूट्रॉन निकले, जाओ तुषार पकड़ो इसको, तुषार ने बोला साले जाने नहीं देंगे, रुक 1 न्यूट्रॉन जाओगे। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ना। हाँ, तुषार तुषार तो नहीं पकड़ सकते। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक एपरेटस बनाया। ठीक है। उसका नाम दिया न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पहले उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। डायग्राम में बनाऊंगा गंदा संदा सा, जैसा मैं बना लेता हूँ, नहीं मतलब लगेगा रिएक्टर
लिखा होगा ना रिएक्टर, उसमें लिखा होगा वो रिएक्टर है तो है। तो लिखिए मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं? नंबर 1 होता है फ्यूल। मैं सबसे पहले सब कुछ बनाऊं तो फ्यूल है, नहीं तो क्या करोगे तुम? फ्यूल। तो थोड़ी कहानी लिख लो। इट इज अ मटेरियल, ना लिखवाएं, लिख लोगे ना, किताब में लिखा हुआ तो क्या लिखवाएं। तो हम फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 कितना होता है, 239 हमको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं? भाई यूरेनियम ले गए, एक बोरे में भर के ऐसे डाल दिया? जी नहीं। एक तो यूरेनियम क्या होता है, उसमें अपने आप अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं, ठीक है, डिके होता रहता है उसका। तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम की छोटी छोटी गोली बना लेंगे। क्या हो गया? छोटी छोटी गोली बना लेंगे और उनको ऐसे पैकेट्स में, इस प्रकार से हम पैकेट्स में भर देंगे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये चलिए, एक पैकेट रख दिया, एक पैकेट रख दिया, इसमें 50 एटम्स रख दिए हमने, नया तो 3 रखे हैं। अरे मान लेते हैं 50 है, 1 इज इक्वल टू 17.5, 17 51, 17.75। अब हमने 3 न्यूट्रॉन डाले या 50 न्यूट्रॉन डाले या 1 न्यूट्रॉन डाला और मान लिया न्यूट्रॉन यहाँ से निकल गया, हो सकता है रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो। भाई न्यूट्रॉन इससे टकराएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पैकेट्स बना लेते हैं इस प्रकार से, और उनमें यूरेनियम इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। तो ये फ्यूल रॉड्स ले लेते हैं, और फ्यूल रॉड्स को लिया और बांध करके एक कंपाइल कर दिया ऐसे, भाई बहुत सारे रॉड्स ले लिए हमने ऐसे फ्यूल रॉड्स, और ऐसे इसको हमने बांध दिया और बांध करके इस रिएक्टर के अंदर रख दिया। क्यों ऐसा किया, एक साथ क्यों नहीं रखा? देखिए एक होती है, इन जो मटेरियल होते हैं यूरेनियम वगैरह, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इन मटेरियल की एक खासियत होती है कि अपने आप अल्फा बीटा गामा इमिट करते रहते हैं। इनकी एक क्रिटिकल साइज होती है, उस क्रिटिकल साइज से अगर छोटा करोगे तो ब्लास्ट नहीं होंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसलिए हम क्रिटिकल साइज में रखते हैं इनको। जब हम यूरेन इसमें न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करें तब ब्रेक होगा। अल्फा बीटा गामा इमिट करना अलग बात होती है, और ब्रेक हो जाना तो अलग बात होती है ना। तो इसलिए इसको क्रिटिकल साइज में रखते हैं, और रख करके ये फ्यूल रॉड्स ले लेते हैं, इन फ्यूल रॉड्स को इसमें ऐसे लगा देते हैं इसमें थोड़ा गैपिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ऐसे बनाया है। तो पहला तो फ्यूल रॉड होगी, ठीक। नेक्स्ट नंबर लिखिए मॉडरेटर। मॉडरेटर केवल हेडिंग डलवा रहे हैं, उसके बारे में लिख लीजिएगा। मॉडरेटर क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, मंदक लिखा हुआ है, ऐसा हिंदी वाले आए नहीं। मॉडरेटर क्या होता है, ऐसा तो नहीं मैसेज उसको मिलाना हो, दोबारा भेजा था हमने, खैर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, स्लो कर देना, सावधान। हमको यूरेनियम को के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक थर्मली एक्साइटेड एक न्यूट्रॉन को उसके अंदर भेजना पड़ता है, यही होता है ना। लेकिन न्यूट्रॉन लाएंगे कहाँ से हम, न्यूट्रॉन हम अलग से कहीं ला नहीं सकते। तो होगा क्या, जो यूरेनियम मेरे पास थे ना, उन्हीं से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, उन्हीं में से कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो उन्हीं में का एक न्यूट्रॉन कोई ना कोई हमको मिल जाता है। मतलब यूरेनियम को जो हम रखते हैं तो अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं ना उसमें, उसमें कोई न्यूट्रॉन कोई तो ब्रेक हो गया होगा अपने आप, उसमें 1-2 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। लेकिन वो न्यूट्रॉन कहाँ से निकले हैं, यूरेनियम से निकले हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, कम होगी। मतलब यूरेनियम से निकलेंगे कम होगी, तो कहाँ से ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा होगी। वो बहुत ज़्यादा वाला जो न्यूट्रॉन होगा, जब किसी दूसरे यूरेनियम के एटम से टकराएगा तो उस एटम को शूट करता हुआ बाहर निकल जाएगा, ऐसे जाएगा और बीच में जाएगा, और यूरेनियम के जो प्रोटॉन हटेंगे और उसके अंदर से निकल जाएगा, और वो फिर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स वो फिर बन जाएंगे। तो हमको स्लो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करें, नहीं वो तो ना हुई तो ऐसे हो, स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन ना हुई तो हम चाहते हैं जो न्यूट्रॉन भेजे वो काम करे ना, और काम ही नहीं कर रहा भाई साहब, अभी मेरी स्पीड ज़्यादा, भाई साहब स्पीड ही ज़्यादा बनी रहेगी, तोड़ेगा नहीं। तो सावधान। हम जानते हैं कि अगर किसी न्यूट्रॉन को उसी के बराबर दूसरे मटेरियल से टकरा दिया जाए, तो आपने इम्पैक्ट पढ़ा है, कोलिजन। तो कोलिजन में अगर 2 बॉडीज हैं सेम मास की टाइप की हैं और दोनों को टकरा दें, तो उनकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है,
नहीं आता हो तो बोलिएगा, जो बस हाँ अक्कड़ बक्कड़ मत खेलिएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने देखा होगा पिक्चर में जब दो हीरो लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, फिर वो एक उधर गिरता है एक उधर गिरता है, दोनों एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर देते हैं। तो जब दो एक जैसे होते हैं तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हैवी वाटर रख देते हैं। अब तो वाटर का भी इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बोले तो प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के बराबर होता है लगभग। हैवी वाटर बोले तो प्रोटॉन ना, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन, उसका मास कैसे होता है? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो जब हमने फ्यूल रॉड रखी, ये फ्यूल रॉड रखी हमने, ये बहुत सारी फ्यूल रॉड हैं, इनके बीच में हमने क्या किया? हैवी वाटर रख दिया है। ठीक। अब जब कोई न्यूट्रॉन जाएगा तो इससे टकराएगा। अच्छा, ये जो हैवी वाटर है, ये नेचुरल स्टेट में थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो होता ही होता है। तो आप जानते हैं हर एटम में अपने टेम्परेचर के कारण उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव किया करते हैं। तो ये ऑलरेडी मोशन में है एटम, इसके एटम मोशन में है। कौन से मोशन में? ये इसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, तो थोड़ी बहुत वेलोसिटी इसके अंदर है। तो जब ये न्यूट्रॉन इस हैवी वाटर के एटम से टकराता है तो क्या करता है? अपनी वेलोसिटी किसको दे देता है? और हैवी वाटर अपनी वेलोसिटी किसको देता है? न्यूट्रॉन को। समझ में आई बात? अब न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैसी हो गई? कम। और हैवी वाटर की किसे हो गई? अच्छा, हैवी वाटर की ज्यादा हो गई तो हैवी वाटर बगल वाले से कहता अब मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत एनर्जी आ गई है। तो कहे क्या करो, यही मरो घूमो, हैवी वाटर कोई काम तो है नहीं। तो हैवी वाटर का मालिक्यूल क्या स्पीड आती है उससे हमको मतलब नहीं है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो गई ना, तो ये क्या करेगा? किसी यूरेनियम के एटम से टकराएगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर रुक जाएगा और न्यूक्लियस को ब्रेक कर देगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ मॉडरेटर। तो दूसरी चीज हम क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर। उसके लिए इस्तेमाल किस चीज करते हैं? हैवी वाटर। क्या ड्यूट्रॉन कहते हैं उसको? नहीं, हैवी वाटर क्या कहते हैं? केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। हमारी केमिस्ट्री वीक है, तुम्हारी थोड़ी वीक है। ड्यूट्रियम कहते हैं, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम कहते हैं ना। तो अब लेकिन वाटर का भी इस्तेमाल होता है। ठीक। दूसरा आपका पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हमने क्या इसका बताया? फ्यूल कैसे बना, समझ में आई बात? दूसरा हमने क्या बताया? मॉडरेटर। मॉडरेटर, मॉडरेटर इसमें इस्तेमाल होता है। तीसरा कंट्रोल रॉड्स। तीसरा है कंट्रोल रॉड्स। क्या होता है कंट्रोल रॉड? समझिएगा। अच्छा, कुछ बुक्स में थोड़े कम लिखे होंगे, एक दो पॉइंट, कुछ में ज़्यादा लिखे होंगे, कोई बची बात नहीं है। कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं जरा समझिएगा। ये कैडमियम या बोरान के बने होते हैं। ये जो बने होते हैं वो कैडमियम के बने होते हैं या बोरान के बने होते हैं। कैडमियम, कैडमियम या बोरान के होते हैं। क्या काम होता है इनका? कैडमियम की प्रॉपर्टी होती है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक। अब जरा समझिएगा, ये न्यूट्रॉन गया, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हैवी वाटर से टकराया, हैवी वाटर ने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को इसको दे दिया, यानी न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो गया। आगे यूरेनियम का न्यूक्लियस मिला, यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा। पे हो सकता है कि ये एटम से ना टकराए, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आगे कोई ना कोई एटम मिलेगा, पीछे से एक न्यूट्रॉन आ रहा होगा। तो जब एक बार टकराएगा तो कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, बनेंगे इसमें? 3। तो 3 से 9, 9 से 27 तो ठीक है, और 27 से 81 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये कैडमियम की जो रॉड होती है बीच में डाल दी जाती है, ये क्या करती है? इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब ये हम पर डिपेंड करता है, हमने पूरी इसके अंदर गुजर दी, देखा एब्जॉर्ब कर लिया इसने ज़्यादा, रिएक्शन हमारी स्लो डाउन हो गई, हमने थोड़ा इसको ऊपर कर दिया। मतलब ये अपना आगे पीछे इसको हम कर सकते हैं। समझ में बात? ये सब कंप्यूटराइज होता है। ये कोई भट्टी की तरह नहीं कि आदमी कैडमियम रॉड लावे, ऐसा नहीं होता। ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर करता है, केवल ऑपरेटर अपने उसको ऑपरेट किया करता है। तो तीसरा हो गया आपका कंट्रोल रॉड। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कूलेंट। कूलेंट, कूलेंट। अब कूलेंट का काम कैसे होता पहले उसे समझ लो, फिर ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो सावधान, अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। चूंकि मेरा डायग्राम तो ठीक ही ठाक बनेगा, हाँ माशाल्लाह बनेगा, तो समझ लेना कि मैं वही बना रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। सुनो ध्यान से। ये जो हमारा सिस्टम है, हैवी वाटर, और दो ही चीज़ें चाहिए, हैवी वाटर चाहिए और कैडमियम तो बाहर से डाला जाएगा, दूसरा हमको चाहिए फ्यूल। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टील के बर्तन के अंदर रख दिया जाता है।
स्टील का बर्तन ऐसा बनाया जाता है कि जिसका बहुत हाई टेम्परेचर में भी गले ना। आप कल्पना करिए उसमें टेम्परेचर कितना यूज होना है, सन के बराबर होना होना है, ठीक है। तो गल तो जाना ही जाना है, लेकिन अब उसके लिए सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, ये फ्यूल रॉड पड़ी हुई है। डायग्राम थोड़ा सा समझ में आएगा, कम कम समझ में आएगा, ठीक है, जो बता रहे हैं वही है। इसके अंदर फ्यूल कहीं कहीं ऐसे दिखाया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिखाया जाता है, वो फ्यूल रॉड ऐसे दिखाई जाती है, लेकिन ये पूरी की पूरी फ्यूल यूरेनियम नहीं है। इसमें यूरेनियम जो है क्या कहते हैं, पिलेट्स कहते हैं, छोटे छोटे गोले के रूप में ये होती है इसके अंदर, ठीक है। अब जरा सावधान, इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हम ऐसे एक जैकेट बना देते हैं, स्टील की जैकेट है ये, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, यहां से ठंडा वाटर भेजते हैं, कूलेंट। कूलेंट के रूप में आप किस चीज़ का इस्तेमाल, पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ को ठंडा मतलब जिसकी हीट को जो लेकर के जा सके, ठीक है। अब कूलेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं अब देखना पड़ेगा ना हमको, उसमें कूलेंट में CO वाटर और CO2, मतलब CO2 इसकी वजह से वाटर करते हैं या CO2 करते हैं, ठीक है, इसमें CO2 भेजते हैं, ठीक है। जरा वाटर समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सावधान, ये वाटर यहाँ जब जाएगा तो किसके टच में वाटर है भाई, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो आप जानते हैं बहुत 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 ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, यानी ये पूरा पूरा स्टील का जैकेट, स्टील का जो चेम्बर है वो बहुत लाल हो गया बिल्कुल। यहाँ से वाटर गया, वाटर किसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, इसके चारों रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कितना गर्म हो जाएगा, बहुत 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 गर्म हो जाएगा, ठीक है। भाप नहीं बनेगा अभी, लेकिन गर्म बहुत हो जाएगा ये। भाप बनेगा जब उसको मौका देंगे। हम क्या करते हैं, इस वाटर को यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वाटर यहाँ से गया गर्म होकर के भयंकर, इस वाटर को यहाँ से निकाल लिया, भाप ही मान लो, ठीक है। लेकिन भाप को बाहर कैसे निकाले, भाई भाप का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते ना। मैं मान लेता हूँ ये स्टीम बन गया, लेकिन स्टीम निकलेगी कहाँ से, तो इसके बाद इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको निकाल के हम क्या करते हैं, आगे एक टैंक रखते हैं, ऐसे ऐसे टैंक, और ये जो पाइप है ना उस टैंक के बीच से ऐसे से गुजार देते हैं। नहीं, जिगजैग मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब यह है कि इसके अंदर पानी थोड़ी देर तक रहे। आपने जैसे गैस गीजर देखा, गैस गीजर में कैसे काम करता है, पानी ले गए, एक छोटे से पाइप से गुजारा, उस पाइप को हमने ऐसे मोड़ दिया, पानी उसी पाइप में चल रहा है और नीचे से गैस जल रही है, तो उस गैस जलने से क्या हुआ, वो जो पाइप से सब गर्म हो गई। अब मान लीजिए 3 4 5 पाइप ऐसे लगी हुई है, और गैस गीजर क्या करता है, नीचे से गर्म कर देता है सब पाइप को, और पाइप के अंदर कौन है, पानी, तो पानी गर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ से जो आप स्टीम बता रहे हो या जो भी पानी बता रहे हो इसके अंदर आ रहा ना, इसके ऊपर बहुत ठंडा पानी हम डालते हैं, बहुत ठंडा पानी डालते हैं या ठंडा पानी डालते हैं। अब सावधान, जब ठंडा ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, या यूँ को पानी की बौछार कर रहे हैं या भरा हुआ है, अब ये बहुत गर्म है, तो बगल वाला पानी क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, और बहुत गर्म हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। उस स्टीम को यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो इसके अंदर क्या चल रहा था, पाइप के अंदर गर्म पानी चल रहा था ना, उसने अपनी गर्मी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाहर वाले पानी को, और बाहर वाले पानी को बना दिया उसने स्टीम, और ये हो गया ठंडा, और इस ठंडे को हमने क्या किया, इसी से इनलेट कर दिया, तो ये बार बार रोटेट करता रहेगा। अब देखो जैकेट जो इसको पहचान बनाया है ऊपर हमने, ये अंदर जो बर्तन रखा हुआ है स्टील का, स्टेनलेस जो भी है ये, अब ये बहुत गर्म हो गया, लेकिन हमने उसकी गर्मी को ट्रांसफर कर दिया ना, इसलिए वो पिघलता नहीं है। अब इस स्टीम का हम क्या करेंगे, इस स्टीम को आगे ले गए, ये स्टीम है ना, इस स्टीम को हमने क्या किया, यहाँ पर एक चैम्बर बनाया, और इस स्टीम को इस चैम्बर से गुजार दिया, और इसको ऐसा किया कि इधर गर्म है इधर ठंडा है, स्टीम बहुत स्पीड से इसके अंदर से निकलेगी, और यहाँ पर लगा दिया हमने पंखा, पंखा लगा दिया, तो पंखे पे स्टीम गिरेगी ना, तो पंखा घूमेगा। पंखे पे लगा दिया एक शेफ्ट, एक रॉड लगा दी, रॉड भी घूमेगी। रॉड के ऊपर लगा दिया एक कॉइल, कॉइल कॉइल भी घूमेगी, और कॉइल को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बन गया। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को घुमाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी हर मेथड से जनरेट करने का यही तरीका है भाई। जो हाइड्रो पावर में हम क्या करते हैं, हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं बहुत तेज ऊपर तक, डैम में क्या करते हैं ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर से गिरा देते हैं नीचे बस,
पानी जो बहुत तेजी से गिरता है इस पंखे को घुमा देता है, और पंखा पंखा घूमेगा तो ये शैफ्ट भी घूमेगी, शैफ्ट घूमेगी तो ये क्वाइल घूमेगी, क्वाइल घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी विंड एनर्जी में क्या होता है भाई, हवा बहती है। हम जानते हैं जो वैलीज होती हैं उनके अंदर से हवा को जाना ही पड़ेगा, वही एक रास्ता है। तो उन वैली के बीच में हमने पंखे लगा दिए, पंखा घूमेगा, पंखे से एक क्वाइल लगी हुई है तो क्वाइल घूम जाएगी। तो सब तरीके से सिस्टम यही है, चाहे वो स्टीम एनर्जी हो चाहे जो एनर्जी हो, हमें केवल इस रॉड को घुमाने की जुगत करनी है। तो समझ में आ गया, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, पूरा यही प्रोसेस में है। थोड़ा सा अपनी रफली आप नोट कर लीजिए, और सब बुक में ले आए हो, गंदा तो से है ही है लेकिन अब है तो है, करो। ये जो बर्तन है वो ऐसा होना चाहिए कंडक्टिंग हो ना। अब अगर आप लेड यूज करोगे तो लेड नॉन कंडक्टर होता है, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ना, तो जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी वो लेड ट्रांसफर कैसे करेगा, ठीक है, इसका काम नहीं करते इसमें। मतलब कंडक्टिंग जो भी हो और हाई 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 मेल्टिंग पॉइंट हो, पिघल ना जाए। पिघलने देते नहीं हम, क्योंकि हम पानी फ्लो कराते हैं, अगर पानी रोक देंगे तो पिघल जाएगा। अब ये जो सिस्टम है, अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी रेज निकल रही है, अल्फा बीटा गामा रेज से सब निकल रही है, ठीक है, तो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आ जाए तो इसके चारों ओर एक कंक्रीट की वाल लगा देते हैं, और कंक्रीट की वाल कितनी मोटी, आपका कमरा जितना चौड़ा है ना उतनी मोटी दीवार होगी, इतना बड़ा कंक्रीट का वाल लगा देते हैं, जिससे वो रेज जो है बाहर ना निकले। अंदर जो काम करते हैं आदमी, उनको भी लेड की जो है कपड़े पहना देते हैं, जिससे कहीं कोई आ भी जाए तो उनको दिक्कत ना हो, ये सब पूरी सेफ्टी रहती है। इसमें एक और पार्ट यूज होता है, सेफ्टी डिवाइस, इसको शट ऑफ रॉड कहते हैं। एक होता है सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, या इसको शट ऑफ रॉड्स कहते हैं। क्या होता है समझिएगा, या कैप्स भी कहते हैं इनको, कैप्स, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसके बीच में कैडमियम की रॉड लगी हुई है, वो क्या कर रही है, न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब मान लीजिए, इधर देखिए, मान लीजिए किसी वजह से कंप्यूटर फेलियर हो गया, और फेलियर होने के बाद ये कैडमियम की रॉड अंदर जा ही नहीं रही है, और रिएक्शन कैसी होगी, अनकंट्रोल्ड, तो कंक्रीट कैसी की तैसी, बम जाएगा, यूरेनियम बम बन जाएगा, हालत खराब कर देगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी ये फ्यूल रॉड्स है ना, इनके ऊपर एक कैप लगा रखे हैं, ऐसे सब में एक कैप लगी हुई है, ये हम बाद में यूज करते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हम इस कैप को छोड़ देंगे, और एक कैप पूरी पूरी इसको जाके ढक लेगी, पूरी ढक लेगी, तो अंदर ही रिएक्शन बंद हो जाएगी, कांच वाँच की बनाते होंगे, बंद हो जाएंगी। तो वो आपकी शट ऑफ रॉड्स, वो सेफ्टी डिवाइस तब लगाते हैं जब कभी रिएक्शन हमारी अनकंट्रोल्ड होने वाली होती है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं होता है। ये कहते हैं कभी कभी हमको रेडियो आइसोटोप जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनका इस्तेमाल हमको यहाँ से बनाना पड़ता है। कभी कभी फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के लिए चाहिए, तो फास्ट न्यूट्रॉन भी यहाँ से बनते हैं, ठीक है, तो ये भी इसका काम होता है। मेन काम इसका एनर्जी जनरेशन का होता है। अब इसके डीमेरिट्स हो गए, गड़बड़ हो गया, ये रिएक्शन हो गया, 2 लाख एटम्स थे सब ब्रेक हो गए, आपस में चेंज हो गए। अब क्या बचा, वेस्ट, उस वेस्ट को क्या करेंगे, नाली के सारे बहा देंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो उनको क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक या बड़े बड़े कांच के टैंकर्स में भर लिया जाता है, और कई इलाका होता है वहाँ गाड़ दिया जाता है। अब वो इलाका ऐसा भी नहीं कि जाओ एक गाड़ी हो जाए, अब तुम पता था दूसरे घर में गाड़ी हो जाए करके, एक किसी के प्लाट में गाड़ दिया जा करके, और उस प्लाट थोड़ी देर बाद बिक गया, उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू है, भूमि पूजन हो रहा है, फरुआ मारा वहाँ से, कहीं बहुत खुजली हो रही, यहाँ नाखी नोची आ रही, पता नहीं मैं अल्फा बीटा गामा है। तो हमने क्या कर रखा है कि एक इलाका इसके लिए निर्धारित कर रखा है, ठीक है, और उस इलाके में हमको, चूंकि इसकी लाइफ 300 से 400 साल रहती है, यानी हिरोशिमा नागासाकी में जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी उम्र क्या है, 300 से 400 साल है। उनके अभी भी भूकंप आता है वो, लेकिन वो डेवलप्ड हो गए, क्यों, हम लोग तो दूसरे टाइप के इंसान हैं। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आपने अगर हो पढ़ा हो, एक कहीं पर उनको बोलना था भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है, वो एक चैप्टर था उनका, बाद में बोल नहीं पाए थे, खत्म हो गए थे, लेकिन वो बाद में हम लोग पढ़ाया गया था। उसमें कहा था कि जब
सफलता का पाला छूने के लिए जापानी टट्टू हाँफ रहे थे, तब भारत के घोड़े खड़े खड़े अपने टापुओं से मिट्टी कुरेद रहे थे। मतलब वो लोग इतने डेवलप्ड इसलिए हो क्योंकि वो एक तो ईमानदार बहुत है, सब ईमानदार इसलिए कि उनका राजा भी ईमानदार है, तो ईमानदार बहुत है और बहुत मेहनती हैं। बताते हैं भाई, जापानी हमको भी मिले नहीं, ठीक है, तो होते ही होंगे। समझ में आ गया ये क्या बता रहे थे? तो हम इसका इलाका कर दिया और यहाँ पर हमने मान लिया एक चीज़ दफनाई है, मतलब हमने यहाँ पर इसमें काट दिया, तो हम यहाँ बता देंगे भाई ये हम तो मर के चले गए, इसकी उम्र 400 साल है और दूसरा आगे यहाँ खोदना शुरू कर दे, तो इसके इलाके को हमने कर दिया कि यहाँ ये गड़ गया, यहाँ ये गड़ गया, यहाँ ये गड़ गया, यहाँ इतने फीट पे गड़ा हुआ, सब कुछ हम लिख के जाते हैं। तो ये इसका वेस्ट इकट्ठा करने का तरीका हो गया। समझ में आ गया? तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी के साथ एक वर्ड यूज कर दे, ब्रीडर रिएक्टर। देखो क्या होता है, देखिए ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। ब्रीड वर्ड आपने सुना होगा, ब्रीड नस्ल कहा जाता है, वही इसका मतलब भी है। ब्रीड में क्या होता है, ये ब्रीड वो ब्रीड, फलों की ब्रीड होती है, उसे इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग रिएक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे काम कराने के लिए हमको वो चाहिए, एक जानवर होता है, वो क्या होता है उसको, जैसे घोड़े वोड़े वो ढोते हैं ईंटा वीटा, खच्चर, ना मेल होता ना फीमेल होता है, हैं? हाँ, तो उसमें घोड़ा शायद बाप होता है, गधी शायद माँ होती है, गधा बाप, ऐसा कुछ होता है। तो यही ब्रीड, यही यहाँ भी करना है। नहीं, यहाँ घोड़ा खच्चर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ब्रीडर का मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्या ज़रूरत इसकी पड़ी? हमारे पास जो हमको यूरेनियम चाहिए वो 235 चाहिए या प्लूटोनियम 239 चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम की केवल। लेकिन हम जैसा हमने कहा कि नेचर में जब ओर्स के रूप में हम निकालते हैं तो ये भाई साहब 0.7% मिलते हैं और 99 पॉइंट कितना बचा, 99.3% यूरेनियम 239 मिलता है, 238 238 मिलता है। अब मजबूरी है, ये हमारे काम का नहीं है और ये हमारे काम का है, तो ये हम मिले, ये 235, ये 239 है, ये हमारे काम का, ये अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी हेल्प से इसको यहाँ इसकी ब्रीड चेंज करते हैं, इसको इस फार्म में चेंज करते हैं, फिर इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए एक रिएक्शन देख लीजिए क्या होता है। इस रिएक्शंस को समझ लीजिएगा। जैसा कि हमने कहा कि 99.3% हमको नेचर में जो मिलता है, हमारे ओर्स में क्या मिलता है, यूरेनियम 238। अब हमने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और एटम बम में तो काम ही नहीं है, एटम बम में तो और परिष्कृत एक बढ़िया वो चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। कौन सा न्यूट्रॉन, जो उसके न्यूक्लियस में रुक जाए, थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन। ये बन गया यूरेनियम 239। इससे एक बीटा, अब चूंकि ये तो और हैवी बन गया ना, यूरेनियम ऑलरेडी रेडियो एक्टिव, उसके न्यूक्लियस को आपने बढ़ा दिया तो भी रेडियो एक्टिव, इससे एक बीटा निकला तो नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो गया 239 93, ये हो जाता है। इसे फिर बीटा निकला, तो रिएक्शन बैलेंस ऐसे होती नहीं है। कारण यह है कि ये 230, ये 92 से 93 हो गया, तो बीटा को हम यहाँ ऐसे -1 बीटा 0 दिखाते हैं। ये लिखने में मतलब ये लिखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे एक बीटा फिर निकला तो ये बन गया प्लूटोनियम 239 94। एक तो ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास नेचर में अवेलेबल क्या था, यूरेनियम 238, और हमने कन्वर्ट कर लिया प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम भी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लिया, इससे एक अल्फा निकलता है तो 235 92 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू नहीं निकलता तो निकाल देते हैं अल्फा को, ये तो आर्टिफिशियली निकालना पड़ेगा ना भाई। ये जो अल्फा निकलता है, अब हम वेट करें अल्फा निकल, अल्फा निकल, निकले नहीं 2 साल तक, तो कहाँ तक बैठे रहेंगे। हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको निकालते हैं, उसका जो भी रिएक्शन होता है, तो हमें ये अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि ये हमने किसी और जगह जा करके एक और रिएक्टर में ये रिएक्शन कराई और उससे हमने केवल उसकी ब्रीड चेंज कर दी है, ये प्राप्त करने के लिए इसको ले जा करके हम अपने जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें यूज़ कर लेते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्रीडर रिएक्टर। समझ में आ गया बात? तो ब्रीडर पे शॉर्टकट कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्रीडर रिएक्टर, तो आप कहेंगे कि ये चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, और कोई मतलब तो है नहीं, ओके करिएगा।